हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास एंड किए हैं वो था सेल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई जो है महत्वपूर्ण क्लास किए थे, उसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं, आपको पता है बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग और जो है पैरामेडिकल के लिए होने वाले हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन एक में है डेनियल व डेवसन, ऑप्शन बी में है सिंगर व निकालसन, ऑप्शन सी में है आपका गवर्नर व एलॉर्ड, ऑप्शन डी में है वाटसन और क्रिक। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है डेनियल और डेवसन। ठीक है, इन्होंने जो पॉसीमोक्यूलर, ठीक है, पॉसीमोक्यूलर मॉडल 1995 में किया था। यहाँ पर लिख दे रहे पॉसी मोलिक्यूलर मॉडल प्रस्तुत किया था। कब किया था। 1935 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो फ्लूइड मोजेक मॉडल आया था 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये 1972 में आया था। और पॉसी मोलिकुलर ये जो मॉडल था ये भी कोशिका झिल्ली से ही रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ऑप्शन सी में जो है गवर्नर व एलॉर्ड। इन्होंने जो है फोटो पेरियोडिज्म मॉडल प्रस्तुत किया था। कौन सा मॉडल। फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, ये मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था फोटो पेरियोडिज्म, और जो है 1920 में किया था। इन्होंने 1920 में किया था। ये फोटो पेरियोडिज्म मॉडल क्या होता है, इस मॉडल के अनुसार से ये बताया गया था कि है ना पौधे कब ज़्यादातर वृद्धि करते हैं, दिन में या रात में। ठीक है, ऑप्शन डी में है आपका वाटसन और क्रिक। इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल संरचना की खोज किया था, का मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपको समझ में आएगा कोशिका का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, सिंगर व निकोलसन ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम की खोज किसने किया, आपको बताना है राइबोसोम की खोज किसने किया। ऑप्शन है आपका गोल्जी, ऑप्शन बी में है आपका पॉर्टर, ऑप्शन डी में आपका डी रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी में है पेलेट। क्या होगा राइट आंसर। राइबोसोम का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पेलेट ने जो है राइबोसोम का खोज किया था। ऑप्शन ए में है आपका गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसका पूरा नाम था कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने जो खोज किया था किसका, गोल्जी उपकरण का, गोल्जी बॉडी का खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका भित्ति प्रदर्शित करता है। कोशिका भित्ति प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। पूर्ण पारगम्यता, अर्ध पारगम्यता, भिन्नात्मक पारगम्यता, अपार पारगम्यता। क्या होता है, कोशिका भित्ति कैसा होता है।
पूर्ण पारगम्यता होता है या अर्ध पारगम्यता होता है या भिन्नात्मक पारगम्यता होता है या अपार पारगम्यता होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कोशिका भित्ति जो होता है ये पूर्ण पारगम्यता होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति होते हैं, कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली होते हैं, ये नहीं, ठीक है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक होता है, कोशिका भित्ति नहीं, ये पूर्ण पारगम्यता होती है, ठीक है। ये आगे बढ़ जाते हैं। लाइसोसोम में किसकी मात्रा अधिक होती है? लाइसोसोम में किसकी मात्रा अधिक होती है? लाइसोसोम को लयनकाय कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी में इसको लयनकाय कहा जाता है। लाइसोसोम में किसकी मात्रा अधिक पाया जाता है? ऑप्शन एक में है आपका जल अपघटन एंजाइम, ऑप्शन बी में है आपका लाइसोप्रोटीन, ऑप्शन सी में पॉलीराइबोसोम, ऑप्शन डी में डीएनए लाइगेज। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम, इसमें क्या भरा रहता है? जल अपघटक एंजाइम भरा रहता है। और बाकी बात जो है ऑप्शन इसका रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि कनिकामय अंतःप्रदेश जालिका का कार्य क्या होता है? कनिकामय अंतःप्रदेश जालिका, यानी कि कनिकामय अंतःप्रदेश जालिका का संरचना आपको याद होगा, तो इस तरीके से संरचना बताए थे आपको। ठीक है, इस तरीके से संरचना बताए थे। इस पर जो है कुछ जो है राइबोसोम के कण पाए जाते थे, इसी को कहा जाता है कनिकामय अंतःप्रदेश जालिका। अंतःप्रदेश जालिका जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है RER और दूसरा होता है SER, ठीक है। दो प्रकार का होता है। इसमें बोल रहा है कि कनिकामय यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा रहा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो है इसका क्या कार्य है, देखिए यहाँ पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम का कण पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या इसका संश्लेषण करता है? आपको पता होगा राइबोसोम जो संश्लेषण करता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी बात है वसा संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, स्टेरॉयड का संश्लेषण, ये सारा का संश्लेषण होता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और सिर्फ प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कनिकामय अंतःप्रदेश जालिका में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाता है। वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सेंट्रियोल या सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर या क्रोमोसेंटर। क्या होगा राइट आंसर? क्या कहलाएगा? सेंट्रियोल या फिर जो है सेंट्रोमियर या फिर क्रोमोमियर या क्रोमोसेंटर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देखिए एक जो क्रोमेटिन होता है दो प्रकार का। क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में जो है इस प्रकार की संरचना देखा जाता है क्रोमोसेंटर की, ठीक है, यूक्रोमेटिन में नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डेस्मोसोम संबंधित हैं। डेस्मोसोम संबंधित है किससे? साइटोलाइसिस से, कोशिका विभाजन से, कोशिका एडहेरेंस से या कोशिका उत्सर्जन से? डेस्मोसोम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। डेस्मोसोम किससे संबंधित है? कोशिका एडहेरेंस। इसका क्या मतलब निकलता है कोशिका एडहेरेंस? यानी कि ये क्या करता है, कोशिका, ये वैसी संरचना होती है कोशिका भित्ति में, मान लीजिए ये कोशिका है, दो कोशिका है, इसके बीच में जो होता है ये कोशिका एडहेरेंस, ठीक है। और ये क्या करता है, दो कोशिकाओं को अच्छे से जोड़ करके पकड़ के मजबूती से रखता है, ठीक है। इसी को कहते हैं डेस्मोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद हो तो इस तरीके से चित्र बना था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली थी, बताए थे कहीं कहीं से फॉल्ट हो जाता है, तो इस तरीके से संरचना बनती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन क्या कहलाते हैं। इसकी जो आंतरिक कला संवलन है, ये जो है, ये जो बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेमिली कहते हैं, लेमिली कहते हैं, या फिर थैलेक्वाइड्स कहते हैं, या ग्रेना कहते हैं, या क्रिस्टी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिस्टी या शिखर कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी या शिखर कहते हैं, जहाँ पे क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है। क्रिस्टी में ही, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी भाग में ही क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है। ये था थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के, ये पादप कोशिका में के प्लास्टिड यानी कि लवक में पाए जाते हैं। थैलेक्वाइड लवक का संरचना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सिर्फ लवक जो है आपको पादप कोशिका में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ग्रेना जो है, ये भी जो है पादप कोशिका की, मतलब लवक में ही पाया जाता है। ग्रेना भी लवक कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? उच्चतर यानी कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होते हैं? अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इस तरीके से संरचना बनाए थे हम लोग, आपको समझाए थे बना करके। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, ठीक है। ये भी दोहरी झिल्ली होती है, इसमें एक प्रकार का चित्र देखे थे जहाँ पे आपको याद हो, इस तरीके से देखे थे, ठीक है। अच्छा देखिए, इस चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे? ये संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? ये संरचना है थाइलाक्वाइड, ठीक है, थैलेक्वाइड है। और ये जो बाहर जितना भी ये अतिरिक्त जगह है, ठीक है, ये बाहर में जितना भी अतिरिक्त जगह है ये आपका कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। ये बाहर वाली जगह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, ठीक है। और यही स्ट्रोमा में पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, और ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम, ऑप्शन सी में है राइबोसोम, ऑप्शन डी में है प्रकाश और निर्भर अभिक्रिया एंजाइम। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश और निर्भर अभिक्रिया एंजाइम, यानी कि यहाँ पे क्या होता था? डार्क फोटोसिंथेसिस होता था, यानी कि अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता था, ना कि प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, प्रकाशिक
और एक क्या आता है अप्रकाशिक। तो यहाँ पे अप्रकाशिक होता है क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है प्रकाशिक और निर्भर अभिक्रिया एंजाइम होता है। ठीक है, थैलाकोइड में प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है थैलाकोइड्स में पाया जाता है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन का कार्य करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी संरचना है जो दो संलग्न अभिक्रियाओं के बीच कारगर अभिगमन का कार्य करता है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोन्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, प्लाज्मोलेस्मा। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है देखिए, ये मान लिया जाए एक कोशिका है। ठीक है, यहीं पे एक दूसरी कोशिका है। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच है ना का गमन का रास्ता जो बनाता है अभिगमन मार्ग का कार्य करता है ये संरचना। ठीक है, तो इसी संरचना को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही अभिगमन का मार्ग बनाता है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है, यानी कि वैसा कोशिकीय अंगक जिसका खुद का डीएनए होता है। ऐसे तो केंद्रक के पास होता ही है एक क्रोमोसोम में, लेकिन इसके पास बताना है आपका कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या डिक्टियोसोम में या लाइसोसोम में या पेरोक्सोसोम में। जो खुद का ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त लवक के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। याद रखिएगा इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के क्रियाकलापों का मुख्य कार्य स्थल कौन सा होता है। क्वेश्चन है कि कोशिका के वह कौन सा जगह है जहाँ पे कोशिका का सबसे ज़्यादा कार्य होता है। तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रियन, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक। कहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्य होता है कोशिका का? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं, ऑप्शन नंबर एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादातर कोशिका का जो कार्य होता है यहीं पे होता है। ये कोशिका को केंद्रक जो है कोशिका का कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, लेकिन कोशिका का अधिकांश कार्य जो होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण सक्रिय रूप से कहाँ पे होता है। ऑप्शन है आपका लाइसोसोम में, न्यूक्लियोलस में, यानी जिसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। ऑप्शन सी में है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में, ऑप्शन डी है आपका राइबोसोम में। तो देखिए न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में आरआरएनए कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहता है, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो संश्लेषण होता था, मान लिया जाए हमारे पास क्या है, केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के पास बताए थे इस तरीके से बिना झिल्ली वाली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका। इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और यहाँ पे हमारे क्रोमेटिन जालिका इधर उधर फैले थे। तो ये केंद्रिका में बताए थे आपको आरआरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रिका में जो है इसका संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे।
अगला प्रश्न है वसा। वसा यानी लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? SER यानी कि SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संलवक केंद्रिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ पे होता है वसा या लिपिड का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वसा या लिपिड का संश्लेषण होता है वो होता है आपका SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक जो है के भीतर अंगक होती है? यानी कि कौन सी संरचना ऐसा है, कोशिका की वैसी संरचना का नाम बताना है जो कोशिके मतलब वो तो खुद अंगक है लेकिन दूसरे अंगकों के अंदर में रहता है। क्या ये राइबोसोम होते हैं या प्रोक्सिसोम होते हैं या ER होते हैं या मीजोजोम होते हैं? देखिए ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER का मतलब क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऐसा कोशिकीय अंगक है जो कोशिका मतलब जो अंगक के अंदर अंगक होता है? तो ऐसा एक ही अंगक होता है, वो होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम देखिए एक अंगक है। ठीक है, ये मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है, मान लीजिए यहाँ राइबोसोम है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी पाया जाता था। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाया जाता था, लवक के भी अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अंगक के अंदर होने वाला अंगक कौन सा है? राइबोसोम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? यानी कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हमने बताए थे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता था? RER में। ठीक है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन लिपिड का निर्माण जो होता है SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अभी ही बताए हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है कहाँ पे जाकर के? इन दोनों का जो मॉडिफिकेशन होता है यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, वो हो जाता है आपका गोल्जी काय में, यानी गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं? एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र का अगर नॉर्मल गुणसूत्र को देखें अगर नॉर्मल गुणसूत्र को देखें तो ये था हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, ये हमारा था सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको कहा जाता है टेलोमियर। ठीक है, ये नीचे वाले भी हिस्से को क्या कहा जाता है? टेलोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर टेलोमियर। ठीक है, और इसके बीच में क्रोमेटिन हुआ करता था, क्रोमेनिटा हुआ करता था। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो है मान लिया जाए छोटी भुजा है। ठीक है, सेंट्रोमियर से ये जो भुजा है छोटी होती है और इसको हम लोग पीठ कहते हैं, यानी पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? बड़ी भुजाओं को पी एवं छोटी भुजाओं को क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।